एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स एंड द यूट्राइन इवेंट्स। ओके, तो ओवेरियन इवेंट्स में 2 चीजें होती हैं, द फॉलिकुलर फेज एंड द लूटियल फेज। And uterine event has also 2 things, the proliferative phase and the secretory phase. Okay. सबसे पहले menstrual cycle डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे द नॉर्मल ब्लड लॉस एंड द एवरेज ब्लड लॉस। ओके, आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है और एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है। कोई बता सकता है नॉर्मल ड्यूरेशन? 28 to 35 days. Normal duration of menstrual cycle is 21 to 35 days. Okay, and the average duration is 28 days. तो क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान रखना है कि उसमें नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा है या एवरेज ड्यूरेशन पूछा है। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो हमें ये जरूर याद रखना है कि हम नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा है या एवरेज ड्यूरेशन पूछा है। ओके, इस तरीके से हमें नॉर्मल ब्लड लॉस पता होना चाहिए। एक सेकेंड, नॉर्मल ब्लड लॉस पता होना चाहिए, दैट इज 20 to 80 ml एंड द एवरेज ब्लड लॉस इज 35 to 40 ml। ये आपने जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एवरेज ब्लड लॉस पूछा है या फिर नॉर्मल ब्लड लॉस पूछा है। ओके ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ओवेरियन इवेंट्स। Ovarian events is the regular cyclical growth of follicles and release of egg every month. ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स क्या होता है, इट इज द रेगुलर साइक्लिकल ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ एग एवरी मंथ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स, दैट इज फॉलिकुलर फेज एंड द लूटियल फेज। एंड द यूट्राइन इवेंट्स क्या होता है, इट इज द रेगुलर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है एंड द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 phases, दैट इज द proliferative phase and the secretory phase। ऐसा नहीं होता है कि ओवेरियन इवेंट्स अलग चलेंगे फिर यूट्राइन इवेंट्स अलग चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओवेरियन इवेंट्स और यूट्राइन इवेंट्स सेम टाइम पे चलते हैं, ओवरी में ओवेरियन इवेंट्स एंड यूट्राइन इवेंट्स इन द यूट्रस। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नंबर ऑफ फॉलिकल्स। मैक्सिमम फॉलिकल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एट 5th month of intra-uterine life। मैक्सिमम फॉलिकल्स होते हैं 5th month of intra-uterine life, that is 6 to 7 million follicles। ओके, बर्थ पे क्या होता है, ये फॉलिकल्स 1 to 2 million हो जाते हैं एंड एट प्यूबर्टी सिर्फ 4 से 5 लाख फॉलिकल्स बचते हैं। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड only 400 are likely to ovulate। ओके, तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स मैक्सिमम कब होते हैं, एट 5th month of intra-uterine life। ठीक है, बर्थ पे फॉलिकल्स होते हैं 1 to 2 million and at puberty the follicles just is 4 to 5 lakhs। और पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में only 400 follicles are likely to ovulate। ठीक है, now we will discuss about the primordial follicle। What is the primordial follicle? Primordial follicle is the primary oocyte plus the theca cells plus the granulosa cells। Suppose this is the primordial follicle, then we have the granulosa cells around this and then we have the theca cells। Okay, this is the primary oocyte, then we have the granulosa cells and then we have the theca cells। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं
primordial follicle. Primary oocyte is arrested in meiosis 1 of diploid stage. प्राइमरी oocyte जो होता है वो meiosis 1 में अरेस्ट रहता है, ठीक है। ये meiosis 1 primary oocyte is arrested in the meiosis 1 of the diploid stage. उसके बाद क्या होता है, meiosis 1 resume कब होती है, when the LH hormone comes in act. Okay, let me rub this all. Okay, at puberty what happens? At puberty the hypothalamus, the pituitary and ovarian axis get functional. अब क्या होता है, hypothalamus रिलीज करता है GnRH. GnRH goes to the anterior pituitary and releases FSH. FSH क्या करता है, FSH क्या होता है, this is a follicle stimulating hormone. It goes to the ovary and stimulate the follicles. Actually this FSH act on the granulosa cells and causes the release of estrogen. Okay, तो puberty पे क्या होता है, the hypothalamo pituitary ovarian axis gets functional. The hypothalamus releases the gonadotropin releasing hormone, which goes to the anterior pituitary and releases the FSH. The FSH act on the granulosa cells of the ovary and causes the release of estrogen. Okay, अब हम यहाँ पे देखेंगे function of the FSH. FSH का function क्या होता है, it stimulates the follicles and it prevents the follicle from undergoing atresia. And it also acts on the granulosa cells to release estrogen and the inhibin B. हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनहिबिन बी का फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इनहिबिन बी रिलीज कहाँ से होता है। ये आपने याद करना है कि इनहिबिन बी रिलीज होता है फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द FSH. ओके, क्या होता है कि FSH stimulate many follicles. Then how the dominant follicle is selected? Okay, we will discuss what is dominant follicle and how it is selected. Dominant follicle क्या होता है? The follicles with the greatest number of granulosa cells and FSH receptor. तो dominant follicle क्या होता है? Dominant follicle होता है follicles with the greatest number of granulosa cells and FSH receptor and the follicles having the highest estradiol content. Okay. Now we will discuss the function of estrogen. हमने अभी देख लिया था कि GnRH क्या कर रहा था, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा था, वहां से FSH रिलीज हो रहा था. FSH एक्ट ऑन द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी एंड रिलीजेस द एस्ट्रोजन. अब हमारे पास एस्ट्रोजन आ गया. एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन इज द स्टेरॉइड हार्मोन. ओके, इट इज स्टेरॉइड हार्मोन. इट कॉजेज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर द FSH रिलीज. ठीक है, FSH के ऊपर ये नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है. ठीक है, and it brings the proliferative changes in the endometrium and it causes the positive feedback for the release of LH. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जब
ईस्ट्रोजन का कंटेंट 200 पिकोग्राम पर ml फॉर द 48 आवर्स होगा तो हमारा LH रिलीज होगा. ओके, तो concentration favoring the release of LH is 200 picogram per ml for 48 hours. This is the estrogen content. Okay. The function of estrogen क्या है? It negative feedback for the FSH release. That's why the all follicles die except dominant follicle. अभी हमने देखा कि dominant follicle क्या होते हैं. Okay. The uterus brings the proliferative changes in the endometrium and the positive feedback for the release of LH. That is, और हमने ये देख लिया कंसंट्रेशन कितना चाहिए हमें एस्ट्रोजन का 200 पिकोग्राम पर ml फॉर 48 आवर्स. ओके, अब क्या हुआ कि LH सर्ज हो गया. ठीक है, LH सर्ज के बाद क्या हुआ, हमारे पास LH आ गया. तो हम सबसे पहले हम LH सर्ज के बाद वाले इवेंट को देखने से पहले हम LH का फंक्शन देख लेते हैं. ठीक है, तो LH का फंक्शन क्या होता है? दिस इज द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन. ओके, दिस इज द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन. ये आपने याद करना है कि मेन हार्मोन जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज LH. एंड द मियोसिस 1 हमने अभी देखा था कि जो हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल था ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड था मियोसिस 1 के. ठीक है, तो क्या हुआ, जो रेजियम होती है मियोसिस 1 दैट इज बिकॉज ऑफ द LH हार्मोन. ओके, the main hormone responsible for ovulation is the LH and the meiosis 1 is resumed by the LH. Okay. अब LH also act on the granulosa cells and releases progesterone. Okay. जब LH आता है तो ये granulosa cell पे act करके progesterone release करता है. It also act on the theca interna cells and release androgens. Okay. क्या होता है? We have two cell two gonadotropin theory. Okay, suppose this is the granulosa cell and this is the theca cell. Okay, theca cell पे कौन से रिसेप्टर होते हैं? हमारे पास रिसेप्टर होते हैं theca cell पे LH रिसेप्टर and FSH receptor is present on granulosa cell. Theca cell जो होता है this is the vascular layer. Okay, this layer is vascular. तो यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है. ठीक है, एंड कोलेस्ट्रॉल गेट कन्वर्टेड इनटू एंड्रोजन. ओके, फिर ये एंड्रोजन ग्रैनुलोसा सेल में जाता है एंड दिस एंड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन in the presence of enzyme aromatase. Okay, androgen gets converted into the estrogen in the presence of enzyme aromatase. ठीक है, ये act on theca cell in theca interna to release androgens that act on granulosa cell to release estrogen. Okay, तो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है इन द granulosa cell. इसमें ईस्ट्रोजन मेनली E2 होता है. ठीक है, और एंड्रोजन जो है वो अगर एडिपोज टिश्यू में जाएगा तो वहां भी ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, और लास्ट फंक्शन ऑफ द LH इज टू मेंटेन द कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम इन नॉन प्रेग्नेंट, यू शुड नो दिस, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है LH. ओके, द कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन बाय द LH. तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन करता है? LH. ठीक है, आपने याद रखना है कि if there is no LH hormone, then there is no corpus luteum. You should learn this. Okay. Then we have the function of the corpus luteum. Corpus luteum का function क्या होता है? Corpus luteum
सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पस लूटियम बनता कैसे। ओके, सपोज दिस इज द evolution phase. Okay, this is the follicular phase, this is the luteal phase. सबसे पहले आप देख लीजिए लूटियल फेज हमेशा कांस्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज ऑफ 14 डेज। ठीक है, अगर किसी की साइकिल 28 डेज की नहीं है, ठीक है, सपोज किसी की साइकिल है 35 डेज की, और आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको निकालना है द डे ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा इसका आंसर मुझे? हेलो, 21 डेज से माइनस कर देंगे इसको। -14 करेंगे मैम। माइनस इसकी समझ नहीं आया क्या? हेलो, इसका आंसर बताएगा कोई? हेलो हम बच्चों, मेरी आवाज आ रही -14 है? डेज करेंगे ना। जी, 35 में से 14 डेज माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो भी दिन आएगा 21 डेज दैट हो इज द डे जाएगा। ऑफ ओवुलेशन। ओके, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बस 35 में से 14 डेज माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा डे ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, ये हाय समझ आ सर गया जी। सबको? ये हाँ नहीं समझ आ ज्यादा गया पी सब? लिया। हेलो बच्चों, ये समझ आ गया आपको? जी मैम। ओके ओके, यस मैम। समझ में आ गया मैम। किसी का माइक ओपन है शायद, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे दिस इज द डे ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, दिस द डे बिफोर, टाइम पीरियड बिफोर ओवुलेशन इज द फॉलिकुलर फेज एंड दिस इज द लूटियल फेज। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा हो गया बाद स्कूल। जी। माइक खुला हुआ है। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इसमें होता है फर्स्ट इवेंट होता है द मेंस्ट्रुअल फेज, एंड सेकेंड मेंस्ट्रुअल फेज कब का होता है, फर्स्ट फिफ्थ डे का। ठीक है, 1 से लेके 5 डे का इवेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद we have the proliferative phase or the follicular phase, and it is also known as the estrogenic phase. Okay, ये होता है 5th to 6th डे से लेके 14th डे तक। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ओवुलेशन। ठीक है, और उसके बाद वाला टाइम होता है उसको बोलते हैं लूटियल फेज और द सिक्रीटरी फेज और द प्रोजेस्टोजेनिक फेज। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज है। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज नहीं दिखाया है, देखिए ये मेंसेस है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिफ्थ डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोलिफरेटिव फेज अप टू द ओवुलेशन, देन वी हैव द सिक्रेटरी फेज फ्रॉम 14th to 28 डेज। हम यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, 28 डेज का ड्यूरेशन लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं द कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो हम अभी पहले कॉर्पस लूटियम का फंक्शन देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम,
अब कॉर्पस लूटियम बन गया, ठीक है, इन द सिक्रेटरी फेज। ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, मेनली रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड द इनहिबिन ए। तो आपने याद करना है कि इनहिबिन ए रिलीज कौन करता है, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। इनहिबिन ए रिलीज करता है कॉर्पस लूटियम, और इनहिबिन बी कौन रिलीज करता है, कोई बताएगा? अभी हमने डिस्कस किया है पहले। ग्रेन्युलोसिस जी जी, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रैनुलोसा हमने लिखा है फंक्शन ऑफ एफएसएच में, the act on the granulosa cells to release estrogen and the inhibin B. Okay. Function of corpus luteum क्या है? It produces the progesterone mainly, ठीक है, estrogen and the inhibin A. Okay. अब estrogen और inhibin A जो रिलीज होता है, इसका क्या काम होता है? It decreases the FSH, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ईस्ट्रोजन और इनहिबिन ए रिलीज होता है वो एफएसएच को कम कर देता है, ठीक है। लेट मी रब दिस ऑल, ठीक है। अब हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन क्या होता है यहाँ पे, टू डिक्रीज द एफएसएच लेवल, ठीक है। द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज सीन ऑन 8th डे ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। तो अगर कॉर्पस लूटियम का मैक्सिमम फंक्शन 8th डे ऑफ ओवुलेशन है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा डे होगा ये, 14th day. जी? नो नो, दिस इज द 8th डे आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन के 8वें दिन बाद। 22. AMT 2 days. जी, वेरी गुड, 23. 20. ठीक है। तो मैक्सिमम फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज सीन ऑन 8th डे आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर ओवुलेशन होगा, डे 22 पे मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम इज सीन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन्ड बाय एचसीजी इन प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है एचसीजी, एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मेंटेन करता है एलएच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नो एलएच इज इक्वल टू नो कॉर्पस लूटियम, ठीक है, ये आपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस लूटियम इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल इज 10 to 12 days, ठीक है। एंड इन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, द कॉर्पस लूटियम परसिस्ट करता है अप टू द 6 to 8 वीक्स, ठीक है। 6 to 8 वीक्स के बाद इसका जो फंक्शन होता है वो चला जाता है प्लासेंटा को, जिसको हम बोलते हैं लूटियल प्लासेंटल शिफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लूटियल प्लासेंटल शिफ्ट कब होती है, ठीक है, एट द 6 to 8 वीक ऑफ द इन द प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है Gestation. जी, ओके। देन वी विल सी द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम, ये आपने देख लिया, ठीक है, कि प्रोजेस्टेरॉन कौन दे रहा है हमें, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज द सीक्रेटरी चेंजेस इन द एंडो यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो हमने देखा था प्रोलिफरेटिव चेंजेस कौन कर रहा था एंडोमेट्रियम में, बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन, ठीक है, Estrogen. जी जी। एंड द सीक्रेटरी चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। It also causes a negative feedback on LH, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का मेनली दो फंक्शन होता है, it causes a negative feedback on LH and the secretory changes of the uterine endometrium, ठीक है। अब क्या होता है, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो ये क्या करता है, एलएच के लेवल को कम करने लगता है। जब ये एलएच के लेवल को कम करने लगता है
तो मैंने क्या बताया था आपको अभी कि नो LH इज इक्वल टू नो कॉर्पस ल्यूटियम। जब LH खत्म होने लगता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू कर जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम हमें प्रोजेस्टेरॉन दे रहा था, ठीक है। तो फिर क्या होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, दिस कॉजेज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। समझ आया आप लोगों को कि ओवल्यूशन के बाद क्या होता है, हमारे पास आ जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमें देता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का एक फंक्शन होता है नेगेटिव फीडबैक ऑन LH। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि ये LH के लेवल को कम करेगा, ठीक है। जब ये LH के लेवल को कम करेगा तो हमने अभी देखा था कि अगर LH नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, ठीक है। LH का लेवल कम होने लगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, ठीक है। जब कॉर्पस लूटियम ही चला जाएगा हमारे पास से तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम किसकी वजह से होती है? Progesterone की increase level of progesterone. ठीक है, वेरी गुड, ओके। और जब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करता है, ठीक है, शेडिंग अब एंडोमेट्रियम की शेडिंग तो हो गई, ठीक है, लेकिन तो एक्सपल्जन होगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो कैसे होगा, ठीक है। शेडिंग तो हमने देख ली कि बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम का एक्सपल्जन होता है इट इज बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है इट कॉजेस द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ द PGF2 अल्फा, ठीक है। तो PGF2 अल्फा क्या करता है, इट इंक्रीजेस द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, ओके। इस वजह से क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि शेडिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड द एक्सपल्जन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द PGF2 अल्फा, ओके। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, PGF2 अल्फा का क्या काम है, ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, ठीक है। और PGF2 अल्फा की वजह से एक और काम होता है, अब वो काम क्या होता है, PGF2 अल्फा also causes the uneasy feeling before menstruation, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन से पहले जो अनईजी फीलिंग होती है वो भी किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द PGF2 अल्फा, एंड समटाइम्स इट आल्सो कॉजेज द डिसमेनोरिया, ओके। क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इस वजह से डिसमेनोरिया भी PGF2 अल्फा की वजह से होता है। अनईजी फीलिंग बिकॉज बिफोर मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो बिकॉज ऑफ द PGF2 अल्फा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द इनहिबिन A एंड इनहिबिन B, ठीक है। दोनों का कम एक ही होता है, दे कॉजेज द नेगेटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ FSH, ठीक है। इनहिबिन A कहाँ से आ रहा था, Granulosa. Corpus luteum. Corpus luteum. बच्चों देखिए कंफ्यूज मत होइए प्लीज, Think मैं that दोबारा से over. बता रही हूँ, मैं एक और बार बता रही हूँ, इनहिबिन A आता है फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। A आता है फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम एंड इनहिबिन B आता है फ्रॉम द ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। देखिए इनहिबिन A आता है फ्रॉम द
कॉर्पस लूटियम एंड इनिबिन बी आता है फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स। और दोनों का काम एक ही होता है। दोनों का काम क्या होता है? इट कॉजेज द निगेटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच। ठीक है, दोनों एफएसएच के लेवल को कम करते हैं। समझ आ गया? ठीक यस है, मैम। जी मैम। ओके ओके ओके। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताने चाहती हूँ यहाँ पे। अभी हमने देखा कि कॉर्पस लूटियम इज सिक्रेटिंग इनहिबिन ए। ठीक है, अब जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट करने लगता है, ठीक है, तो इनहिबिन ए इवेंचुअली डिक्रीजेस। ठीक है, जब इनहिबिन ए कम हो जाता है तो फिर क्या होगा? एफएसएच का जो नेगेटिव फीडबैक है वो खत्म हो जाएगा और एफएसएच लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर यहीं से हमारी नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, द प्रोलिफरेटिव फेज एंड द सिक्रेटरी फेज। ठीक है, सबसे पहले थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटम फंक्शनल। स्ट्रेटम फंक्शनल क्या होता है? स्ट्रेटम फंक्शनल क्या होता है, कोई बताएगा? एंडोमेट्रियम और बायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से लेते हैं। वो चीज हमारे पास एंडोमेट्रियम जो होता है, ठीक है, इसमें दो होता है, फंक्शनलिस लेयर, ठीक है, एंड बेसालिस लेयर, ऐसे करके। तो बेसालिस लेयर जो है ये डीजनरेट नहीं करती है। ठीक है, जो सारी चेंजेस जो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है ये सिर्फ फंक्शनल लेयर की होती है। ठीक है, तो हम मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है? शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो रही है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है और सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है वो हो जाती है थिकेस्ट। ठीक है, सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस सबसे ज्यादा होती है। फिर अपीयरेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। In proliferative phase, the endometrium glands are straight and in the secretory phase, it becomes highly coiled. ठीक है, डिग्री ऑफ कॉइलिंग ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में आर्टरीज आर लेस कॉइल्ड एंड इन द सिक्रेटरी फेज द आर्टरीज आर हाईली कॉइल्ड। और हम ये देख लीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है जो गोनाडोट्रोपिन वाला पॉइंट है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में मेनली जो हार्मोन होता है वो होता है एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज को ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन मेनली इन द सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज में एफएसएच है और ओवेरियन हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन है। ठीक है, और सिक्रेटरी फेज में जो गोनाडोट्रोपिन है दैट इज एलएच एंड द ओवेरियन हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद 28 डे साइकिल में हम देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि मेंस्ट्रुअल फेज इज द फर्स्ट फिफ्थ डे ऑफ द साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल फेज, द 5th to 14th day is the proliferative phase and the secretory phase is the 14th to 28 days. Okay, viscosity of cervical secretions। ठीक है, विस्कोसिटी जो सर्वाइकल सिक्रीशन होते हैं वो थिनेस्ट होते हैं एट द डे 14। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस इज वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सर्वाइकल सिक्रीशन एस्ट्रोजन की वजह से, जब एस्ट्रोजन कंटेंट हाई होता है हमारे पास, ठीक है, तो सर्वाइकल सिक्रीशन थिनेस्ट होते हैं। और जब एस्ट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल सिक्रीशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब हमारे पास है मेंस्ट्रुअल फेज। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट 5th डे इज द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज द प्रोलिफरेटिव फेज ऑल्सो नोन एज द फॉलिकुलर फेज और द ईस्ट्रोजेनिक फेज। ठीक है, ये होता है 6 डे से लेके 14 डे तक। इसमें जो एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है इट मेजर्स अबाउट 3 to 4 mm। ठीक है, फिर 14th डे पे क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाता है।
ठीक है। अब अपनी कुछ चीजें याद करनी है। एलएच सर्ज क्या होता है, एलएच पीक क्या होता है, और ईस्ट्रोजन पीक क्या होता है। ठीक है, आप लोग ये चीजें जरूर याद कर लीजिएगा कि ओवुलेशन जो होता है वो ईस्ट्रोजन पीक के कितने आवर्स के बाद होता है, एलएच सर्ज के कितने आवर्स के बाद होता है, और एलएच पीक के कितने आवर्स के बाद होता है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन पीक के 24 से लेके 36 आवर के बाद ओवुलेशन होता है, एंड एलएच सर्ज के 34 से 36 आवर के बाद ओवुलेशन होता है, और एलएच पीक के ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स के बाद ओवुलेशन होता है। ये आपको रट लेना है, ठीक है। एस्ट्रोजन पीक के 24 टू 36 आवर्स, एलएच सर्ज के 34 टू 36 आवर्स, एंड एलएच पीक के 10 टू 12 आवर्स। क्वेश्चन जब भी आएगा आपने देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, एलएच सर्ज पूछा है या एलएच पीक पूछा है, ठीक है, उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव द लुटियल फेज। ठीक है, द लुटियल, मैम, हाँ एलएच सर्ज और एलएच पीक दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एलएच सर्ज, पीक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, ठीक है। एलएच पीक देखिए, जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, द पिंक हार्मोन इज द एलएच हार्मोन, ठीक है। एलएच सर्ज धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर जब एलएच पीक आता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम वो टाइम होता है जब एलएच अपने हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके 10 टू 12 आवर के बाद हमारे पास ओवुलेशन होता है। एलएच सर्ज का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हार्मोन स्टार्ट होना शुरू होता है। Then we have the ठीक है luteal. मैम। Oh, okay. Then we have the luteal phase. The luteal phase is always constant. ठीक है? The endometrial thickness is 6 to 8 mm. And सबसे ज्यादा thickest endometrium जो होता है वो होता है लुटियल फेज में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चीजें याद करनी है, मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि प्रोलिफरेटिव फेज में आपको डे पता होना चाहिए, ठीक है, और थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम पता होनी चाहिए। ओवुलेशन में ओवुलेशन डे 14th पे होता है, ठीक है। ये डे 14 पे नहीं होता, आप ऐसे कर लीजिए कि हमने 28 डेज साइकिल ली है, इसलिए ओवुलेशन डे 14 पे हो रहा है। अगर जो भी साइकिल होगी उसमें से लुटियल फेज को आप माइनस करेंगे तो डे ऑफ द ओवुलेशन आएगा, ठीक है। फिर एलएच सर्ज, ईस्ट्रोजन पीक और एलएच पीक, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द लुटियल फेज। लुटियल फेज मैंने पहले बता दिया था आप लोगों की, हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा 14 डेज का होता है, और इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होती है वो 6 टू 8 mm की होती है। Am I clear? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ओवुलेशन हो गया है, ठीक है। वो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज द थर्मोजेनिक हार्मोन, ठीक है। ओवुलेशन के बाद बेसिक बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इससे हम पता करेंगे कि ओवुलेशन जो है वो हो गया है। सर्वाइकल थिकनेस, सर्वाइकल हार्मोन की जो थिकनेस होती है, विस्कोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे एक हार्मोन देखिए, यहाँ पे जो हार्मोन का लेवल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए, द ब्लूइश कलर इज द एफएसएच हार्मोन। तो ओवुलेशन से पहले वी हैव द एफएसएच पीक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा द ब्लू कलर वाला हार्मोन इज द एफएसएच हार्मोन, ठीक है। ओवुलेशन से पहले वी हैव द एलएच पीक, और ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की पीक है, देखिए एलएच के साथ साथ एस्ट्रोजन की पीक है, और हमारे पास लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की पीक है। और बेसल बॉडी टेम्परेचर भी आपको ऊपर दिख रहा होगा सबसे ऊपर, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो लुटियल फेज में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब मुझे लास्ट चीज आपको बतानी है, मिड साइकिल पेन, जिसको बोलते हैं मिडल श्मर्स पेन, ठीक है। ये क्वेश्चन एआईपीजीटी में आ चुका है, मुझे ईयर का याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिड साइकिल पेन क्यों होता है, ठीक है।
ऑन द 14th डे सम फीमेल एक्सपीरियंस पेन। ठीक है, इसका रीजन मुझे कोई बताएगा ये पेन क्यों होता है? अच्छा। देखिए मैं बताती हूँ, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, द ग्राफियन फॉलिकल हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स देयर इज ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करती है तो देयर इज ट्रिकलिंग ऑफ द ब्लड एंड ब्लड्स गेट कलेक्टेड इन द पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, तो पाउच ऑफ डगलस में जब ब्लड कलेक्ट होता है तो इट इरिटेट्स द लोकल पेरिटोनियम। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, मिड साइकिल पेन होता है और इसको हम बोलते हैं मिटल-श्मर्स पेन। मिड साइकिल पेन क्या होता है? जब ओवुलेशन होता है, हमको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करती है। ठीक है, जब ये रप्चर करती है तो जो ब्लड होता है पाउच ऑफ डगलस में जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट इरिटेट्स द लोकल पेरिटोनियम। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास मिड साइकिल पेन या मिटल-श्मर्स पेन होता है। Am I clear? यस मैम। ओके, तो आपने ये याद कर लेना है, मिड साइकिल पेन को मिटल-श्मर्स पेन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है,